हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक अनुसूचियों से प्रैक्टिस करेंगे। ओके। इससे पहले हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी, निर्वाचन और राज्य, इन तीनों टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ओके। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संवैधानिक अनुसूचियाँ और पंचायती राज। ओके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन वर्तमान में 52 विषय हैं। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। ओके। एक क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया है एसएससी में। ओके। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 सूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची ही थी। नवीन समाविष्ट अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12। ठीक। और 12 क्रमशः संपत्ति अधिग्रहण, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित है। ओके। एक बार फिर से सुन लीजिए। नवीन समाविष्ट अनुसूचियां जो हैं 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक। ये क्रमशः संपत्ति का अधिकार, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरी अनुसूची में। ओके। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। ठीक। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है और दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ओके। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सब चीज़ें हम स्लाइड पर नहीं लिख सकते। ओके। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, समवर्ती सूची में। ठीक। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजना को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। बताइए किस में सूचीबद्ध है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, केंद्रीय। ओके। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है। ठीक। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। महत्वपूर्ण विषय जैसे विदेशी मामले, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम, नागरिकता और देशीयकरण, रक्षा, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी युद्ध एवं संधियां आदि हैं। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट 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 सूची में सूचीबद्ध है। जंगल, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? समवर्ती सूची में, ठीक। जंगल या वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक। जंगल या वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए, राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है भाई? कृषि आता है। ओके, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची में है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में रखे गए विषयों में कुछ प्रमुख हैं: स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर, कृषि, बिक्री कर, पुलिस, न्याय तथा कारागार आदि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मजदूर संघ। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राज्यीय नदियां संघ सूची के प्रविष्ट 56 के अंतर्गत आती हैं। ओके, अंतर्राज्यीय नदियां संघ सूची के प्रविष्ट 56 के अंतर्गत आती हैं, जबकि मजदूर संघ या व्यापार संघ समवर्ती सूची के प्रविष्ट 22 के अंतर्गत आती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है। शेयर बाजार तथा भावी यानी फ्यूचर बाजार। ओके, बाकी और सभी जो हैं मजदूर संघ, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण और जंगल, ये सब जो हैं समवर्ती सूची में शामिल हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। समवर्ती सूची के विषय न्याय और न्यास है समवर्ती सूची के विषय न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी, साक्ष्य और शपथ विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि। ठीक, प्रविष्ट संख्या 20 का में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में
सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, केवल संसद। ओके। यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो वह अपशिष्ट विषयों में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 248, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट विषयों का विधान बनाने की शक्ति संसद में निहित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या कितनी है भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर सी है 22, ठीक। 2008 का क्वेश्चन है ये। भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत मूलतः 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को इसमें शामिल किया गया और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में शामिल किए जाने के साथ अब इनमें कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं के नाम। इन भाषाओं में शामिल है असमिया, बांग्ला, बोडो, संथाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये हैं 22 भाषाएं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? बताइए, कौन सी भाषा उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेजी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइए। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 भाषाओं का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए। दल बदल संबंधी कानून, ऑप्शन नंबर बी सही है, 10वीं अनुसूची में। ओके, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक, 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दल बदल करने वाला कोई सांसद या विधायक सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक, जो भी पहले हो, मंत्री पद या लाभ का कोई पद प्राप्त नहीं करेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट। देखिए, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? केंद्रीय सूची में कौन सा विषय नहीं है भाई? मजदूर संगठन। ओके, समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 में मजदूर संगठन या व्यापार संघ का प्रावधान है। ठीक, किसमें है? समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 में मजदूर संघ अथवा व्यापार संघ का प्रावधान है, जबकि जनगणना बैंकिंग एवं विदेशी ऋण
संघ सूची में के विषय हैं। ठीक, ये तीनों जो है संघ सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है भाई यहाँ से क्वेश्चन। देखिए ये सब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोग जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी आप लोगों को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सब के सब, ठीक, कोई एक भी अपने मन से नहीं दिए हैं क्वेश्चन। ओके, देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। आगे देखते हैं। देखिए 3 सूची यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकता है संसद। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? राज्य सूची में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? 8वीं अनुसूची में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में शामिल है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए संघ सूची, देखिए लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। ठीक है, लोकसभा जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए बेटिंग और जुआ, ठीक, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ और विदेशी अधिकार क्षेत्र, ये जो हैं सब केंद्रीय 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? पहली अनुसूची में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तीसरी अनुसूची में। ओके, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक, व्यापार संघ जो है समवर्ती सूची में संबद्ध है। आगे देखते हैं। देखिए कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य बैंकिंग। ओके, आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं इनको। देखिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर क्वेश्चन दिख नहीं रहे होंगे, और हम तो बता ही रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन करके लिख लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे तो। देखिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत विवाह तथा तलाक, बिजली, श्रम कल्याण आदि आते हैं। ओके। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। ओके। दल बदल संबंधी। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आगे देखते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। ओके। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार। ओके। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? 60वीं अनुसूची में। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? बताइए। 86वां संविधान संशोधन। ओके। आप ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बोलने का आदत हो गया था ना, इसीलिए ऑप्शन बोलने वाले थे। ठीक है। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। ओके। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 101। ठीक। 122वां संशोधक विधेयक। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। ओके। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष अथवा शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आ गया पंचायती राज। ठीक। तो चलिए, अब पंचायती राज से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 73वें। ठीक। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A, ठीक, भाग 9A जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? बताइए। पंचायती राज से। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया? बताइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक
रूप प्रदान करके पंचायती राज संस्था की स्थापना की। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? बताइए। 74वां संविधान संशोधन। ओके, भारत में संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A, ठीक, भाग 9A जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/3। ओके, भारतीय संविधान का भाग 9 का, ठीक, नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 का या 9A, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, संविधान अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। नगर पालिका के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, नगर पालिका। ओके, नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, देखिए, नंबर 1 है नगर पंचायत। ठीक, नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, नंबर 1 है नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, उसे नगर पंचायत कहेंगे। ठीक, और दूसरा है नगर परिषद। ठीक, नगर परिषद। दूसरा है नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए। ठीक, और नगर निगम तीसरा है, एक मिनट, तीसरा है नगर निगम। ओके, निगम सिर्फ लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तीसरा है नगर निगम, यह जो है बड़े नगर क्षेत्रों के लिए है। ओके, नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। पहला है नगर पंचायत, ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा है नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र के लिए। और तीसरा है नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। बताइए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243, ठीक, 243 बी के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में
रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए भाग 9 को सम्मिलित किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 40। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अधीन प्रारंभ की गई। नीति निर्देशक तत्वों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करने और उसे स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 40। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या शामिल है भाई? ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्तरों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सहकारी सोसाइटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि ग्राम सहकारी सोसाइटी का उल्लेख इस रूप में नहीं किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बताइए। बलवंत राय मेहता समिति। ओके, पंचायती राज। भारत में तृतीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन नंबर 1957 में प्रस्तुत किया तथा समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 में लागू किया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है? बताइए। जिला परिषदें। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? बताइए। अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक मेहता समिति संगठन दिसंबर 1977 में पंचायत राज की जांच करने के लिए किया गया। समिति से
समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। समिति ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को 2 स्तरीय करने के साथ साथ अन्य सुझाव भी दिए, परंतु समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? बताइए। सरकारिया आयोग। ओके। सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? बताइए। 2 ही ऑप्शन है भाई, बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक। भारत में तृतीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार ने वर्ष 1993 में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप से प्रदान किया। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? बताइए। राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। देखिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखिए लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। ओके। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है। हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज सत्ता के केंद्रीकरण पर। ओके। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। ठीक। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता का विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पंचायती राज। भारत में पंचायती राज आधारित ठीक भारत में पंचायती राज आधारित लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आधारिक लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी से। ओके। किससे? आधारिक लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी से। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मध्य प्रदेश में। ठीक। स्थानीय स्वशासन संस्था
से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावान प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, महापौर। ओके, महापौर या नगर प्रमुख नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी और वैचारिक स्कंध परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। ओके, अब अब जो है कुछ क्वेश्चन आंसर का पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए, एक मिनट पहले इस पर थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत। ओके, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के चुनाव, राज्य विधायिकी के चुनाव एवं पंचायत के चुनाव में से किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता? पंचायत के चुनाव से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नगर पालिका के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को भाग 9 का में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। आगे देखते हैं। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ओके, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका के क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर निगम। ओके, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, सरपंच ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा वार्ड मेंबर पंच में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है? वार्ड मेंबर पंच। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हर ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। ठीक, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा ग्राम सभा में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। ओके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ग्राम पंचायत किनसे मिलकर बनती है? वार्ड पंच, सरपंच। ओके, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए ग्राम सभा एक प्रमुख कारक है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने अन्य स्तरों पर होती है? 2। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ओके,
ग्राम सभा जो होती है वह पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? वार्ड। ठीक। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी होती है, जिसे वार्ड कहते हैं हम लोग। ओके। भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? बताइए। 5 वर्षों के लिए। ठीक। पंचायत समितियों की सहायता से कौन सही ग्राम पंचायतों में, देखिए फिर से पढ़ते हैं इसे। पंचायत समितियों की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है? जिला परिषद। आगे देखते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे पंचायती समिति के रूप में जाना जाता है। ओके। आगे देखते हैं, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान ने। ओके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है, ये वीडियो यानी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।